दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बेटे जो बड़ा होता है, जब बच्चे बड़े हो जाता है तब बच्चे लोगों का नाफरमानी जो अपने माँ बाप के साथ होती है, इस कहानी में आपको सामने आएगा। क्योंकि इस कहानी में एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मेहनत करके कमाता है, घर लेता है, घर लेने के बाद बच्चे लोगों को अच्छा शिक्षा भी देता है, शादी करवाता है और बच्चे लोगों का नाम पे कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। और उसके बाद वही पिता जब बीमार पड़ता है, अस्पताल में एडमिट रहता है, तब वो बच्चे लोग जाते हैं और कहते हैं जो मम्मा के नाम पे घर है वो भी हम लोग के नाम पे करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि आपका तो कोई भरोसा नहीं, आप कभी भी इस दुनिया से जा सकते हो, उससे पहले ही ये सारे फैसला, ये सारे काम हो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वो पिता जितना ज़्यादा दिल से टूटा हुआ था और ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि कभी उन्होंने उम्मीद ही नहीं किया था जो बेटे लोग मुझे ऐसा कहेंगे और ऐसा करने के लिए भी बोल सकता है। अब उनके पास कोई चारा तो नहीं था, फिलहाल तो कुछ करता तो नहीं है, लेकिन बेटे लोगों का ऐसी बातें सुनकर उनका एकदम से इस दुनिया से दिल उठ जाता है और सोचता है और ऊपर वाले को याद करता है, जो ऊपर वाले जल्द से जल्द मुझे उठा ले, यही दुआ मांगते रहता है। लेकिन उस घर में एक नौकर रहता है। उस नौकर को वो जो धनी व्यक्ति होता है, जो बीमार इंसान होता है, उस बच्चे लोगों का बाप अपने बच्चे की तरफ पाला था, बल्कि अपने बच्चों से ज़्यादा भरोसा उस नौकर के ऊपर करते थे। तभी जब अंतिम समय आया, नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, देख बेटा, तू तो मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन न जाने मेरे दिल से हमेशा तेरे लिए अच्छा ही सोचा और हमेशा तेरे लिए दुआ निकली, लेकिन जाने से पहले मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाता, क्योंकि तू भी मेरे साथ, मेरे बच्चे लोगों के साथ बचपन से बड़ा हुआ है। मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जाते समय भी तेरे ऊपर कुछ काम सौंप के जा रहा हूँ, तो उस काम को करना। इस पर जो नौकर होता है वो विश्वास दिलाता है और कहता है, आप बेझिझक कहिए, मैं जब तक जिंदा हूँ, अब जो काम बोलेंगे मैं उसको उसी तरह से निभाऊंगा और करूँगा। तो व्यक्ति कहता है, मेरा चले जाने के बाद मेरा पत्नी यानी तेरी मालकिन का ख्याल तुझे ही रखना पड़ेगा और तू कभी घर छोड़ के जाना नहीं। ये वादा कर मुझसे, तू तेरे मालकिन के साथ ही रहना, बेटा बनकर रहना, और मेरी जो बहू है, विधवा बहू भी है उनके घर में एक, उस विधवा बहू का भी ख्याल तुझे ही रखना पड़ेगा, ये मुझसे वादा कर। वो नौकर वादा तो कर लेता है। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद जो मालकिन और विधवा बहू है उस नौकर के साथ रहने लगते हैं, लेकिन जो उनके सगे बेटे हैं, 3 बेटा होता है, एक का मौत हो चुका था पहले ही, 2 था, दोनों ने ऐसे ऐसे बदनामी देना शुरू किया जो विधवा बहू के साथ यानी मेरे भाभी के साथ इस नौकर का चक्कर है। आसपास वाले को भड़काया, आसपास वाले ने ताना देना शुरू किया। फिर आखिरकार सास और विधवा बहू को लेकर जो कुछ भी वो नौकर करता है, वाकई सोचने और समझने की बात है। इस कहानी में ऐसा ही कुछ सबक मिलेगा। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप हमारे चैनल स्टोरी बाय रहमान, क्योंकि ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मेरा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ऐसा नहीं है जो सिर्फ स्टोरी बाय रहमान ही है, तो स्टोरी बाय रहमान पे इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे कहानी यानी मेरे चैनल से जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जिस भी वीडियो आप हमारे चैनल स्टोरी बाय रहमान पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो कहानी जो है दिल्ली का है, हमारी देश का राजधानी है दिल्ली। काफ़ी समय पहले का कहानी है। एक व्यक्ति है जो कामकाज के सिलसिले में प्रतापगढ़ से दिल्ली पहुंचता है। अब दिल्ली पहुंचने के बाद उनका बिजनेस था कपड़ों का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस करता है, लेकिन वो शादीशुदा व्यक्ति होता है। प्रतापगढ़ में उनका बेबी रहती थी उस टाइम। अब जब दिल्ली में थोड़ा बहुत उनको समझ में आया, दिल्ली में काम सेट हुआ, अच्छा कमाने लगे, तो उन्होंने अपने पत्नी, नाम है सुनीता, 46 साल का होता है, तो अपने पत्नी सुनीता को लेकर दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली पहुंचने के बाद पति पत्नी रहने लगता है अच्छे से, कुछ पैसा कमाते हैं। उसके बाद एक घर लेता है, एक बड़ा सा घर खरीदता है। उस वक्त अच्छा पैसा भी लगता है उस घर को खरीदने में। इसी बीच समय बीतते गया, साल बीतते गया, सुनीता ने 3 बच्चे को जन्म देता है और तीनों बेटा होता है। अब तीनों बेटे के साथ पति पत्नी, पति का नाम होता है धनीराम, जो कपड़े का व्यापारी होता है,
पत्नी सुनीता, और एक के बाद तीन बेटा जब हो जाते हैं तो घर की जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। वही धनीराम जो है अपने काम काज में लगे रहते हैं, सुनीता अपने तीनों बच्चों को सही से परवरिश करते हैं और पढ़ा लिखा कर बड़े करते हैं माता पिता। तीनों बच्चे बड़े होता है, लेकिन उसमें से दो छोटा रहता, दोनों पढ़ाई करता था उस वक्त, लेकिन बड़ा वाला जो बेटा है पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद वो अपना पापा के साथ देने लगता है। जब पापा के साथ देने लगता है, बिजनेस में और तरक्की होता है। कपड़ों का जो धंधा है, जो बिजनेस पापा करते थे, बेटे आ जाने की वजह से पापा को थोड़ा रिलैक्स होता है, पापा थोड़ा फ्री होता है और पूरी बिजनेस का जिम्मेदारी जो है बड़ा बेटा उठा लेता है और दिन ब दिन बिजनेस और ज़्यादा तरक्की करता है। इसमें पिता भी खुश, माँ भी खुश, भाई दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। इसी बीच माँ बाप को ख्याल आता है, धनीराम और सुनीता को ख्याल आता है जो घर में एक बहू की ज़रूरत है। अब बड़ा बेटे का शादी के बारे में सोचता है। अब बड़ा बेटा के बारे में जब सोचता है, सोचने के बाद बड़े बेटे को बताया जाता है। बड़ा बेटा भी माँ बाप का बहुत चाहता था, फर्मादार बेटा था, तो इसीलिए उसने कहा जो पापा मम्मा आप लोग जैसा चाहते हो वैसे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप लोगों का पसंद से ही मैं शादी करूंगा। जो लड़की आप लोग पसंद करेंगे मेरे लिए, मैं उसी से शादी करूंगा। तो परवरिश से ऐसे मिली थी। तो बड़े बेटे के लिए धनीराम और सुनीता ने एक लड़की को देखा। लड़की भी संस्कारी है, नाम है सपना। सपना का शादी धनीराम का बड़े बेटे से हो जाता है। अब हो जाने के बाद शादी को एक घर में बहू आ जाती है, तो सास के लिए हाथ बटाने के लिए सब कुछ हो जाता है। उस सपना जो है घर का पूरा जिम्मेदारी उठा लेते हैं। बड़ा बेटा पिता का सारे बिजनेस संभाल लेता है, यहाँ सपना जो है सास की सारी जिम्मेदारी उठा लेता है। बड़ी ही खुशहाल तरीके से जिंदगी चल रहे थे। इसी बीच जो दोनों बेटा, छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा था धनीराम के, तो दोनों बेटे का भी पढ़ाई खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद अब वो लोग सोचता है जो हम लोग पापा के बिजनेस में नहीं रहेंगे, हम लोग अलग बिजनेस करेंगे, अलग कुछ करेंगे। बड़े भाई भी कहा ठीक है, क्योंकि बड़े भाई भी अब फैसला करने लगे पापा के जैसा। पापा ने भी कहा, यानी धनीराम ने भी कहा ठीक है बेटा, तुम लोग जैसा समझते हो, आजकल का दौर अलग है, कोई अपने बाप का बिजनेस में नहीं रहता, सब अलग कुछ करना चाहता है। वो दोनों बेटा भी कुछ अलग धंधे के बारे में बताता है, अलग बिजनेस करने के लिए बताते हैं, और इसके लिए जो भी पैसे की जरूरत है ऑब्वियसली पापा या बड़े भाई देंगे। तो दोनों बेटे को कुछ कुछ पैसा देता है, 2 दुकानें खरीदता है सदर मार्केट में, दिल्ली जैसे इलाका में सदर मार्केट में 2 दुकान खरीदता है। और दोनों दुकान जो है जब खरीदता है दोनों बेटे के नाम पे ही खरीदता है। अब दोनों बेटे को 2 दुकान करवा के देता है, उन लोग को जो करना है करे। अब वो दोनों दुकान चलाने लगता है। इसी बीच दोनों बेटे का भी शादी करवा देते हैं। अब परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो दोनों बेटे का जो पत्नियां हैं वो दोनों कहते हैं अपने अपने पति से जो हम लोग एक ही घर में नहीं रहेंगे, हम लोग अलग रहेंगे। ये बात भी घर में तय होता है। तय होने के बाद उसी जहाँ पे वो लोग रहते थे उस इलाका से थोड़ी दूर में वो लोग अलग अलग घर लेते हैं, और लेने के बाद वो रहने लगते हैं अपने अपने पत्नी के साथ। यहाँ बड़ा बेटा अपने पत्नी माँ बाप के साथ रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक एकदम खुशहाल तरीके से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक हादसा हो जाता है। सुबह के वक्त धनीराम का जो बड़ा बेटा है वो काम के लिए यानी मार्केट के लिए जा रहा था, दुकान खोलने के लिए जा रहा था। सुबह सुबह उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस बेटे का जब एक्सीडेंट होता है ऑन द स्पॉट, यानी मौके पर ही मौत हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। मौत हो जाने के बाद खबर मिलती है घर वाले को। अब क्या, घर वाले के लिए रोना तड़पना, माँ बाप के लिए रोने का तड़पने का, और सपना के लिए वही रोना तड़पने के अलावा कर भी क्या सकता है। ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकता है, जान तो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कर लो। वैसा ही होता है, धनीराम का बड़ा बेटा का मौत हो जाता है। उसके बाद दोनों छोटे भाई भी आते हैं, उनके परिवार, उनके फैमिली, सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आता है, अंतिम संस्कार हो जाते हैं। दोनों छोटे बेटे कुछ दिनों तक अपने माँ बाप के साथ रहता है। हफ्ता 10 दिन रहने के बाद अपने अपने पत्नी के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके बाद ये घर पूरा एकदम सन्नाटा हो जाता है। नौजवान बहू सपना विधवा हो जाती है, विधवा के लिबास में आ जाती है। इसे देखकर ससुर का भी कभी कभार मन करता है, और ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, ये ऊपर वाले तूने मेरे बेटे को क्यों उठा लिया, उसकी जगह में मेरे को उठा लिया होता, कम से कम मुझे ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। मेरे बेटे का मौत हो गया, अब मेरी ये छोटी सी बच्ची बहू विधवा हो गई, अब इसी के साथ इसको जीना पड़ेगा। ससुर के दिल में ये सब ख्याल आता है। और सुनीता जो सपना के सास होती है, उनका भी वही दिल का ख्याल थी। बहू क्योंकि सपना जो है बहुत अच्छी थी,
रमेश का भी रो रो के बुरा हाल, रमेश को भाई जैसा मानता था, जो नौकर होता है उस घर का। 10 साल के उम्र से उन लोग, क्योंकि रमेश जो है सुनीता यानी धनीराम का जो पत्नी है, उनके गांव के रिश्तेदार में ही लगने वाला गरीब परिवार का एक लड़का था। सुनीता से उनका माता पिता ने कहा, जो हमारे घर में इस बेटे का क्या होगा ना जाने, ना तो पढ़ पाएगा ना लिख पाएगा, ठीक से खाना भी नहीं दे पाता, आप लोग लेके चले जाइए, आप लोग दिल्ली रहते हो, मेरे बेटे का परवरिश कीजिएगा। सुनीता अपने साथ 10 साल की उम्र में रमेश को लेकर आया था। रमेश तब से लेकर अभी रमेश का उम्र जो है 25 साल, रमेश इन्हीं घर में पाल पोस के बड़ा हुआ। पाल पोस के सुनीता ने बेटे के जैसा बड़ा किया, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, घर का सारे काम जो है रमेश ही करता था। अब बड़ा बेटा गुजर जाने के बाद रमेश को भी बहुत सदमा पहुंचा, क्योंकि वो भी जो बड़ा बेटा था रमेश को भाई को जैसा मानता था, भाई के जैसा प्यार करता था। दोनों छोटे भाई तो अलग हो गए थे शादी के बाद, लेकिन रमेश को कभी भाई के या किसी चीज़ का कमी नहीं होने देता था पूरा परिवार। वो दोनों बेटा छोड़ के जो दोनों अलग हो गए। अब ये सब गम के सिलसिला ख़त्म हुआ। उसके बाद धनीराम सोचता है बड़ा बेटा तो नहीं रहा, अब जो आराम करते थे घर पे धनीराम, अब थोड़ा बहुत दुकान में जाने लगे, दुकान खोलने लगे। घर का काम सारे रमेश करता था, विधवा बहू से ज़्यादा करवाते नहीं थे। समझाया था रमेश को, भाभी का ख्याल रखना, ज़्यादा काम मत कराना, काम तू कर लिया कर, अगर तुझसे नहीं हो पाता तो तेरी मालकिन को कह देना, वो कर लेंगे, लेकिन मेरे इस जवान विधवा बहू को ज़्यादा मेहनत मत कराना, पति गुजर गया, सदमे में है, न जाने बेचारी का क्या होगा। यही सब बातें आपस में डिस्कस होता था सुनीता सपना को लेकर। रमेश सारे काम करता था, लेकिन धनीराम दुकान में जाता था, बेटे को नहीं देख पाता था, उसे काटने दौड़ता था, अपने बेटे के बारे में बहुत सोचता था। सोच सोच के धीरे धीरे यहाँ उनका बिजनेस भी ठप पड़ने लगा, क्योंकि उनको उतना अब दिल नहीं लगता था कामकाज में। बेटा सब कुछ संभाल लिया था, बेटा ख़त्म हो गया। धीरे धीरे धनीराम बीमार पड़ने लगे, बीमार रहने लगे, बहुत ज़्यादा सोचते थे। और एक समय ऐसा भी आता है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तब उसे मतलब धनीराम को उनको डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो फैमिली डॉक्टर के बस की बात नहीं था। फैमिली डॉक्टर बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर से चिंताएं खाए जा रहे थे। अब जब धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ने लगे, तबीयत आए दिन तबीयत खराब निकले। छोटे दोनों बेटे जो है कभी आते हैं कभी नहीं आता, हालचाल पूछने के लिए 15-20 दिन में एक बार आ जाता है, 10-15 मिनट रुकता है घर पर, फिर चले जाते हैं, यानी पराया जैसा आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं। और इन दोनों को, सुनीता और धनीराम को भी पता था हमारे जो दोनों बेटे हैं, इन दोनों को बोलकर कुछ मतलब नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा तो रमेश को बोलने से अच्छा है, जो घर के नौकर है, बहुत ख्याल रखता है। तो रमेश, सुनीता और सपना तीनों मिलकर धनीराम को अस्पताल में ले जाता है, बड़े डॉक्टर को दिखाता है। बड़े डॉक्टर देखने के बाद कहते हैं इन्हें एडमिट कराना पड़ेगा, इन्हें एडमिट करवा दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तीनों डर जाते हैं, सुनीता, रमेश, सपना डर जाते हैं। पैसा था, उतना भी नहीं था पहले जैसा आमदनी होता था, अब आमदनी बंद हो गया, पैसा कुछ था तो एडमिट करा देते हैं। कराने के बाद आप उनका इलाज चालू होता है, धनीराम का इलाज चालू होता है, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं। तबीयत एडमिट होने के बावजूद भी दिन ब दिन बड़ा डॉक्टर देख रहा है, लेकिन दिन ब दिन इनका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ता गया। बिगड़ते बिगड़ते अब ऐसे टाइम आया जो डॉक्टर ने आप हाथ खड़ी कर लिया, जो धनीराम को आप बचा नहीं पाएंगे। ये बात परिवार के लोगों को बताया। दोनों बेटे जो आते थे कभी कभार मिलने, उन लोगों को भी बताया, लेकिन उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, उन लोग आते चले जाते पराए जैसे। यहाँ रमेश को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था, जो मालिक अगर मर जाएंगे तो घर का क्या होगा, घर का आमदनी कहाँ से होगा, घर कैसे चलेंगे। सुनीता को भी वही चिंता खा रहे थे, सपना चाह के भी कुछ नहीं कर पाती थी, विधवा। अब धनीराम धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, आप आखिरी टाइम आ गया, आप चाहे हॉस्पिटल में रखो या घर ले जाओ, हम लोग धनीराम को बचा नहीं पाएंगे। इनके ऊपर कोई दवा असर ही नहीं कर रहा है, ख़त्म हो चुका है इनके। तो इसीलिए आप लोग जैसा चाहो वैसा करो, क्योंकि दिन का कुछ 15,000 रुपये पर डे का खर्चा था। कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती था, जो भी पूंजी था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तभी सुनीता, रमेश और सपना तीनों मिलकर ये डिस्कस करने के बाद ये फैसला करता है धनीराम को हम लोग घर वापस लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है। दोनों बेटे से मांगा, उन लोगों ने भी हाथ खड़ी कर दिया, जो हमारे पास ऐसा, हमारा धंधा ऐसा चलता नहीं है, पापा के धंधा का, पापा के बिजनेस के जैसा हम लोग के पास ऐसा बिजनेस भी नहीं है और ऐसा चलते भी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। आप लोग इतना बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले सोचना चाहिए था, आप लोग को जो ठीक लगे वो करो,
यानी दोनों बेटे ने साफ साफ इनकार कर दिया जो पिता के इलाज के लिए हम लोग कुछ दे सकते हैं। अब क्या करते? तीनों, सुनीता, रमेश और सपना, बात करने के बाद धनीराम को छुट्टी लेकर, क्योंकि धनीराम भी बार बार कह रहा था जो मैं बच नहीं पाऊंगा, तुम लोग क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल में मुझे पता है दिन का कितना खर्चा है, तुम लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, मेरा छुट्टी ले लो और मुझे घर पे ले चलो, मेरा आखिरी सांस जो है मैं अपने ही घर में लेना चाहता हूँ। आखिरकार वैसा ही होता, धनीराम का छुट्टी लेकर घर आ जाते। घर आ जाने के बाद अब रिश्तेदारों को पता चलता है जो हॉस्पिटल से धनीराम वापस आ गया। अब उनके ज़िंदगी का कुछ समय ही बचा है। दोनों बेटे भी औपचारिक रूप से देखने आते, अपने अपने पत्नियों के साथ मुलाकात करते चले जाते हैं। यहाँ धनीराम सुनीता को समझाते हैं जो देखो मेरा चला जाने के बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगा, रमेश जो हमारे बेटे जैसा है उसका भी ख्याल रखना होगा, और हम लोगों का जो बहू है अब हमारी बेटी है, बेटा तो नहीं रहा, उस विधवा बेटी का भी ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। सुनीता रोते बिलखते अपने पति से वादा कर लेती है। उसके बाद धनीराम कहता है बहू को बुला दो, मैं बहू से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। सब एक एक करके सबसे बात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि धनीराम को एहसास हो चुका था कुछ पलों के लिए वो जिंदा है, अब वो खत्म हो जाएगा। सपना जाती है अपने ससुर से बातचीत करते हैं, ससुर को दिलासा देती है, लेकिन ससुर भी कहते हैं जो बेटा मैं चला जाऊंगा, दिल पे कोई बोझ नहीं रखना, जो भी है तेरे दिल में अपने सास से कह दिया कर, और रमेश को अच्छे से प्यार करना, क्योंकि रमेश हमारे ही घर का एक सदस्य है, उसको कभी नौकर के जैसा मत देखना, वो हमारा बेटा है, वो हमारे चौथा बेटा है। सपना रमेश को बहुत चाहती थी, ये भी पता था धनीराम को, देवर भाभी का रिश्ता था, भाई के जैसे मानते थे, उनका रिश्ता तो नहीं था। सपना को भी समझाते, आखिर में रमेश को बुलाते हैं धनीराम। रमेश भी चाहते हैं अपने मालिक के साथ बैठ के ज़्यादा टाइम बातें करता है। हाथ में हाथ रखकर धनीराम रमेश से ये वादा लेता है जो देख रमेश, मैं चला जाऊंगा, मुझे पता है जब से मैं बीमार पड़ा हूँ, जब से मेरा बेटा गया है, तुझे तो ठीक से हम लोग पगार भी नहीं दे पा रहे, अगर मैं चला जाऊँ हो सकता है तू चला जाएगा या तेरी मालकिन तुझे जाने के लिए कहेगा, क्योंकि पगार तो नहीं दे पाएंगे। तो बेटा मैं जाते समय तुझसे एक भीख मांगता हूँ, जब तक तेरी मालकिन जिंदा है तो उसका ख्याल रखना, पगार की फिक्र मत करना बेटा, तेरी मालकिन अकेले हो जाएंगे और तेरी भाभी सपना वो भी अकेली हो जाएगी, तो ये एक सहारा है उन दोनों का, तुम उससे वादा कर। रमेश के आंख भर आते हैं, भर आने के बाद रमेश रोने लगते हैं और कहते हैं बाबूजी, वो बाबूजी कह के बुलाते थे, जो बाबूजी आप फिक्र ना करें, मैं कभी इन लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहिए और आप ये जाने वाने का बात ना करें, देखना ऊपर वाला आपको दोबारा हम लोगों के बीच में लौटा देगा। धनीराम कहता है काश ये हो पता बेटा। वादा तो कर लेता है रमेश और धनीराम वादा ले भी लेता है। उसके बाद 2-1 दिन और जाता है, जाने के बाद अचानक सुबह के वक्त धनीराम का मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद सारे लोग आता है, दोनों बेटा भी आता है, अंतिम संस्कार हो जाता है और अंतिम संस्कार रमेश करता है, क्योंकि धनीराम का इच्छा था जो मेरे अंतिम संस्कार मेरा बड़ा बेटा करेगा, नहीं तो रमेश करेगा, क्योंकि दोनों जो बेटा था पराया के जैसा लोगों के साथ व्यवहार करते थे। इसीलिए धनीराम कह के गए थे जो मेरा अंतिम संस्कार बड़ा बेटा तो नहीं रहा है, मेरा बेटा चौथा बेटा जो है रमेश करेगा, और वैसा ही होता है, रमेश अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद आप इस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ती है, दुकान बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाती है। रमेश को उतना एक्सपीरियंस था नहीं, उतना पढ़ा लिखा था नहीं जो बिजनेस कर पाए, बिजनेस चला पाए, इसीलिए दुकान बंद पड़ जाता है। वो दुकान जो है किराए पे चलता था, जो दुकान जो खरीदा था वो दोनों छोटे बेटे के नाम पे था, यानी 2 अलग अलग, जो छोटा बेटा है उन दोनों के नाम पे था, वो दोनों अपने अपने दुकान चला रहे। यहाँ भाड़े का दुकान था, भाड़ा नहीं चुका पाते, दुकान बंद हो जाता है, बिजनेस तो ऐसे ही बंद हो चुका था। उसके बाद घर में तंगी आ जाता है। इसी बीच दोनों बेटा जो है अपने माँ से मिलने आते हैं, सपना से सुनीता से मिलने आते हैं और कहते हैं मम्मा ये जो घर है, क्योंकि घर भी करीब 1.5-2 करोड़ का घर था, वो लोग अपनी माँ से कहते हैं मम्मा ये जो घर है पापा के नाम पे नहीं था, आपके नाम पे है, पापा तो नहीं रहा, अगर आपको भी कुछ हो जाएगा तो ये घर जो है न जाने कौन लेगा, किसके नाम पे ट्रांसफ़र होगा, तो आप जिंदा रहते हुए हम दोनों भाइयों के नाम पे ये घर कर दीजिए। इसे सुनने के बाद सुनीता के तो सबसे पहले पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, फिर उसके बाद आग बबूला हो उठती और कहती है तुम दोनों का हिम्मत कैसे हुई इस बात को कहने का जो तुम दोनों के नाम कर दो, मेरा 3 बेटा है, बल्कि मेरा अब तो 4 बेटा है। वो दोनों समझ नहीं पा रहा चौथा बेटा कहाँ से पैदा हो गया। सुनीता कहता है अब तो तुम लोगों से ज़्यादा
मुझे तो मेरा रमेश बेटा पसंद है, यानी उस नौकर के बारे में कहा। इसे सुनने की बात तो दोनों बेटा बहुत गुस्सा होता है। ऐसे इन लोगों को पसंद नहीं करते, ना तो भाभी को, विधवा को, और ना ही रमेश को, लेकिन माँ के आगे नहीं जा पा रहा था। माँ सुनीता कहती है, दोबारा ऐसी बातें मत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसी बातें दोबारा मत करना। लेकिन दोनों बेटा कहता है, मम्मा आप खुद सोचो आप क्या कह रहे हो। आप नौकर के नाम, आप नौकर को बेटा बना रहे हो, और एक विधवा है, आपको चला जा, आपको अगर कुछ हो गया तो ये घर जो है उसका भी हक बनेगा, उसको भी देना पड़ेगा। और तुम बेटे बेटे कह रहे हो, देखना वो बेटा कुछ आपका नुकसान करेगा, कुछ बदनामी करेगा। घर में एक विधवा रहती है और एक जवान लड़का, क्योंकि उस टाइम रमेश का उम्र जो है 25 साल हो चुका है। इसे सुनने के बाद सुनीता दोनों बेटे के ऊपर मुंह पर तमाचा मारते और कहते हैं, आइंदा इस घर में आना नहीं, ऐसी सोच लेकर कभी मत आना, जाओ मेरे नज़र के सामने से चले जाओ। क्योंकि सुनीता भी धनीराम चले जाने के बाद डिप्रेशन में रहती थी, और उसके बाद दोनों बेटे जिन्हें उन्हें पैदा किया, उन दोनों का मुंह से ऐसे ऐसे बातें निकाल रहे थे। सुनीता बहुत गुस्सा होती है, दोनों को मार के भगा देता है। अब ये दोनों सोचता है, माँ कभी जिंदा रहते हुए तो ये घर हम लोग का नाम पे नहीं करेंगे। उसके बाद सुनीता सोचती है, बेटे लोगों के बारे में सोचती है, रोती है। रमेश दिलासा देता है, सपना जो विधवा बहू है, बेटी के जैसा माँ को प्यार कर रही थी और समझा रही थी। लेकिन घर कैसे चलेंगे, घर में तो पैसे की ज़रूरत है। सारे पैसा जो भी था पूंजी इलाज में ख़त्म हो गया। दोनों बेटा हाथ खड़ी कर लिया। रमेश कहता है सुनीता से, जो माझी मैं कुछ काम कर लेता हूँ, मुझे तो बिज़नेस करना नहीं आता और बिज़नेस करने के लिए पैसा भी नहीं है, तो मैं कुछ काम कर लेता हूँ, उसी से हमारा घर चलेगा। सुनीता मना करती है, लेकिन रमेश कहता है, बात माँ जी अगर सब लोग ऐसे ही रहेंगे तो कैसे चलेगा, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था, सपना के पास भी कोई जवाब नहीं था। रमेश कुछ पैसा मालकिन से लेता है और लेने के बाद एक रिक्शा खरीदने के बाद वो रिक्शा चलाने लगता है। अपने मालकिन और विधवा बहू, जो उस घर की बहू है, भाभी है, बड़ी भाभी, अपने मालिक यानी धनीराम का वादा के हिसाब से रमेश काम करने लगते हैं, और जो भी कमाते दिन भर मेहनत करने के बाद लाकर सुनीता के हाथ पे देता है। क्योंकि इनके पास मकान तो था, इतने की महंगा मकान था, लेकिन सुनीता सोचती अगर मकान बेच दूंगी तो हम लोग का रहने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए वो मकान तो बेचता नहीं, रमेश काम करता, दिन भर मेहनत करता और ला के देता। लेकिन यहाँ पर दोनों छोटे बेटे जो है, अब सोचता है जो कुछ भी हो रहा है ऐसा ना हो, माँ रमेश के नाम पे सब कुछ कर दे या फिर भाभी के नाम पे कर दे, हम लोग को कोटी कोड़ी भी नहीं मिलेगा। इन लोग अब दिमाग लगाते चाल चलते हैं, और सोचता है कि क्यों ना रमेश को उस घर से भगाया जाए। रमेश को भगाने के लिए लोग का दिमाग में एक प्लान आता है। उस प्लान के तहत जो घर के आसपास के बगल के लोग हैं, उन लोगों को बहलाना फुसलाना शुरू किया। जो रमेश क्यों पड़ा है मालूम है, उसको पगार भी नहीं मिलता है, वो मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, घर पे लाके पैसा देते हैं, सब दिखावा है। दरअसल मेरे भाभी जो सपना है, उसका नेचर ठीक नहीं, उसकी नीयत ठीक नहीं, रमेश के साथ उसका चक्कर है। आसपास वाले को जब उस घर के बेटे लोग नहीं बताने लगा तो आसपास को पहला यकीन नहीं हुआ, फिर बाद में आसपास वाले ने भी इस बात को अब फुसफुसाने लगे। सुनीता के कान में गया, यानी सपना और रमेश का जो मालकिन है, धनीराम का पत्नी के कान में ये बात पड़ी। सुनीता समझ गए जो ये सारी चाल किस लिए हो रहा है और मेरे बेटे लोग ऐसा बदनामी क्यों देना चाहता है। सुनीता एक दिन सपना को घर बुलाती, सपना के कान में भी गया, सपना के कान में गए, लेकिन सुनीता एक दिन सपना को बुलाती और कहती है, बेटा कुछ बातें जो है आसपास वाले कह रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए। सपना समझ नहीं पा रही थी। सपना का हाथ सुनीता पकड़ लेती है और कहती है, बेटा देख, तू मेरी बेटी जैसी है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे अपने आप से ज़्यादा तुझ पर भरोसा है। और जो मेरा बेटा ना होते हुए भी बेटे का फ़र्ज अदा कर रहा है रमेश, उसके ऊपर भी उतना ही भरोसा है जितना तुझ पर भरोसा है। लेकिन लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, इसीलिए मैं चाहती हूँ तू रमेश के बारे में कुछ सोच, मैं चाहती हूँ तू रमेश से शादी कर ले। इसे सुनने के बाद सपना बहुत रोती है और कहती है, माँ शायद आप भी लोगों के जैसा मानने लगे, उन लोगों के जैसा आप भी सोचने लगे। तो इस पर सुनीता कहती है, नहीं बेटा। सुनीता रो देती है और कहती है, बेटा मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश के तहत ये बात कहे, जो सपना का अफेयर रमेश के साथ चल रहा है, तब भी मैं यकीन ना करूँ। लेकिन बेटा ये ज़माना है, ज़माना बहुत बुरी चीज़ होती है, इसीलिए इसी के हिसाब से चलना पड़ता है। बेटा तू सोच मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कब तक जीऊँगी। और मेरे बेटे लोग तो जानता ही है, तेरे देवर लोग क्या क्या हरकतें अपना रहे हैं इस घर को हड़पने के लिए। और मरने से पहले ये घर जो है मैं तेरे नाम पे करना चाहती हूँ। सपना कहती है, माँ अगर आप मेरे नाम पे घर कर देंगे तो लोग अदालत में जाएंगे, फिर केस होगा। तो माँ कहती नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा घर है,
मेरे पति ने मेरे नाम पे खरीदा है और ये घर मैं जिससे चाहे दे सकती हूँ, और मेरे नज़र में तू ही है, तेरे नाम पे मैं करके जाऊँगी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाने के बाद सुनीता का भी मौत हो जाती है, लेकिन उससे पहले सपना को ये सारी बात रमेश के बारे में बता चुकी थी, उससे वादा ली थी, और जो घर है सपना के नाम पे कर चुकी थी। जब सपना के नाम पे घर कर दिया था, एक दिन तो मार पिटाई भी हुआ था रमेश के साथ मार्केट में, वो दोनों भाइयों ने मारा था। मार खा के जब घर आया था उसका चेहरा सुजा हुआ था। सपना और सुनीता ने पूछा भी था रमेश क्या हो गया, रमेश ने नहीं बताया। फिर बाद में पता किया तो सुनीता को पता लगा जो उनके दोनों बेटे ने रमेश के साथ मार पिटाई किया, जो आइंदा हमारे घर में जाना नहीं। उसके बाद ही सदमे में आई थी और सुनीता की मौत हो गई थी। अब मौत हो जाने के बाद अब रमेश सोचता है, रमेश को लेकर जो बदनामी हो रहा था, रमेश भी सोचता है अब तो मालकिन भी नहीं रहा, अब मैं इस घर में रहूँगा, वाकई लोग जो कह रहे हैं अब उसे सच मानने लगेगा। इसीलिए रमेश एक दिन सोचता है और अपने विधवा भाभी सपना से कहते हैं जो भाभी मालकिन भी नहीं रहा, मालिक भी नहीं रहा, आप अकेले हो गए, मैं भी अकेला हो गया, इसीलिए मैं सोचता हूँ मैं अपने गाँव लौट जाऊँ, आप इस घर में रहो, घर आपके नाम पे कर दिया, आप इसी घर में रहो और मैं चला जाता हूँ, लोगों का बदनामी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पर सपना बहुत रोती है और कहती है तुम भी लोगों के बातों में आ गए, मैं एक औरत होकर एक विधवा औरत होकर सारे झेल रही हूँ और तुम उन लोगों के बातों में कैसे आ गया और तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे मालकिन ने क्या वादा लिया था तुमसे, तो तुम मेरा ख्याल रखोगे, मेरे साथ रहोगे। रमेश कहता भाभी सब ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं, मुझे जाना ही होगा। ये बात कहकर वो तैयारी करता है। सपना रोक तो नहीं पाती उसे, सपना बहुत कोशिश किया लेकिन रमेश ने नहीं माना। आखिरकार दूसरा ही दिन जब उसे गांव लौटना था दिल्ली से, तो सपना ने कहा ठीक है, जो तुम चाहो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करो। रमेश जाना की तैयारी करता है, सारे सामान पैक कर लेता है। सुबह सुबह उसको जाना था, ट्रेन था उसको दिल्ली से। लेकिन जाने से पहले सपना उसके हाथ में एक चिट्ठी देता है, कहता है इस चिट्ठी को घर पर जाकर पढ़ना, रास्ते में मत पढ़ना, घर पे जाकर पढ़ना, चिट्ठी तुम्हारे नाम पे है, रमेश के नाम पे चिट्ठी है, घर पे जाके पढ़ना। रमेश को समझ में नहीं आया। रमेश भाभी से वादा करके जो मैं कभी कभार आऊँगा तो ज़रूर मिलने आऊँगा आपसे, आप अपना ख्याल रखना, ठीक से रहना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करना, मैं आ जाऊँगा। ये बात कह के घर से चले जाते हैं और चिट्ठी सपना का ले लेता है। लेकिन वो स्टेशन में इंतज़ार करता है ट्रेन का, और उसके मन में यही सब हलचल चल रही थी, भाभी कैसे रहेगी, लेकिन बदनामी की वजह से वो भी जा रहा था, बेचारा मजबूर था। स्टेशन में सोचता है जो भाभी मुझसे नहीं, मेरे ही नाम पे चिट्ठी है और मुझे कहा नहीं, मेरे को ऐसा क्या लिखा है। उसके मन में ये हलचल हुआ, उसे रहा नहीं गया। उस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म में बैठे बैठे उस चिट्ठी को खोलता है और पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसके पैर तले ज़मीन खिसकता है, सीधा बैग उठाता है और जल्द से जल्द घर पहुंचता है, यानी उसी घर में जिस घर से वो जा रहा था। घर आने के बाद देखता है कि दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा पीटने लगता है, दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। उसको पता था, बचपन से ही उस घर में पाला बड़ा है। दरवाज़ा नहीं खोलता है तो वो छलांग मार के कहाँ से जा सकता है घर के अंदर, वहाँ से घर के अंदर एंट्री होता है। सीधा सपना के कमरे में जाते हैं और जाने के बाद वाकई जो चिट्ठी में लिखा हुआ था वही करने जा रही थी सपना। सपना अपने कमरे में फांसी लगाकर मरने जा रही थी। एंड वक्त पर रमेश आ जाता है और सपना को बचा लेते हैं। बचाने के बाद कहते हैं भाभी तुम ये क्या कर रहे हो। तब सपना रोते हुए उसके गले में लग जाते हैं। लगने के बाद रमेश भी अपने आप को रोक नहीं पाता, रमेश भी भाभी के गले में लग जाता है, क्योंकि चिट्ठी में लिखा हुआ था रमेश शायद तुम मुझे अपने बराबर नहीं समझते हो और अपने काबिल नहीं समझ रहे हो, मैं एक विधवा हूँ, इसी वजह से तुम मुझसे, माँ ने कहा था, माँ जी ने कहा था, तुम्हें भी कहा था जो मुझसे शादी कर लो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मुझ विधवा को अकेला छोड़कर इस शहर में इतने बड़े घर पर अकेला छोड़कर तुम पीछा छुड़ा रहे हो। तो तुम तो चले जाओगे, तुम अपनी ज़िंदगी बिता लोगे, लेकिन मैं किसके सहारे जीऊँगी, इसीलिए मैं ज़िंदगी को समाप्त कर रही हूँ, ये कह दिया था। लेकिन मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना, ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। तभी रमेश दौड़ते हुए घर पर आता है और आने के बाद एन वक्त पर सपना को बचा लेते हैं। उसके बाद रमेश अब सोचता है अगर मैं वाकई सपना को छोड़ के चला गया तो ये मर जाएगी, ये खुदकुशी कर लेगी, ये जान दे देगी। एक बार तो मैंने बचा लिया, दोबारा इसे बचा नहीं पाऊंगा। इसीलिए रमेश भी आप सपना से कहता है ठीक है भाभी,
आप ये मत सोचिए जो मैं आपके काबिल नहीं, बल्कि मैं तो अपने आप को ये सोचता था मैं इस घर का नौकर हूँ, मैं शायद आपका काबिल नहीं हूँ। मैं एक नौकर होकर एक मालकिन से कैसे शादी कर सकता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का जो दिल के हाल बयान करते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगता है और मंदिर में जाकर दोनों के शादी हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद आसपास के लोगों को जब पता चलता है, दोनों भाइयों को पता चलता है, सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जो भी रमेश को लेकर अनब शनब बकते थे वो सारे मुंह बंद हो जाता है। और उसके बाद रमेश और सपना उसी घर में रहने लगते हैं, खुशहाल तरीके से रहने लगता है। तो ये था वो पूरा कहानी। कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि पूरा डिटेल से समझाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगाना ही पड़ता है, थोड़ा हिसाब से कहना पड़ता, बोलना पड़ता है। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो छोड़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।